जुल्फकार अली भुट्टो 20 दिसंबर 1971 के रोज एक टूटे हुए हारे हुए मुल्क के हुक्मरान बने। मुल्क में कोई आइन तो था नहीं, सो साबिक डिक्टेटर सदर जनरल याहिया खान ने मार्शल लॉ रेगुलेशंस के तहत भुट्टो को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया। जुल्फकार अली भुट्टो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने उसी रात तकरीर में अवाम से कहा कि वो बिखरे हुए मुल्क को जोड़ेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। उस वक्त मशरकी पाकिस्तान, जो कि अब अलग मुल्क बांग्लादेश बन रहा था, उसके मकबूल तरीन लीडर शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान में कैद थे। भुट्टो चाहते थे कि किसी तरह उनसे बातचीत करके मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की एक कन्फेडरेशन बना लें और पाकिस्तान के दोनों बाजू हमेशा के लिए अलग होने से बच जाए। We want a free slate, a clean slate, to arrive at a settlement between the genuine leaders of Bengal, of Muslim Bengal, and the genuine leaders of West Pakistan. And I believe we can come to a fair settlement within the concept of one Pakistan, of a united Pakistan, no matter how loose that federation is. उन्होंने इक़्तिदार हासिल करने के बाद शेख मुजीबुर रहमान को जेल से निकालकर रावलपिंडी के एक बंगले में मुंतकिल किया और मुज़ाकरात शुरू कर दिए। इनमें क्या बातें हुई, क्या नताइज निकले, बदतरीन हार के बाद इकोनॉमिकली तबाहाल मुल्क को भुट्टो ने किस तरह अपने पाँव पर खड़ा किया, इंडिया से 93,000 कैदियों को कैसे आज़ाद करवाया गया, भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में कौन कौन सी फाश गलतियाँ की। मैं हूं फैसल वराइच और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज जुल्फकार अली भुट्टो और पाकिस्तान की पहली किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। भुट्टो के बायोग्राफर स्टैनले वॉलपर्ट लिखते हैं कि भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान को ऑफर की थी कि आपको सदारत या वज़ारत उज़्मा में से जो भी चाहिए आप ले लें। मैं कुरान पाक की कसम खाकर कहता हूं कि मैं रिटायर्ड होने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा प्रेसिडेंट भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान को $50,000 के फंड्स की भी ऑफर की, लेकिन शेख मुजीब ने हुकूमत बनाने और डॉलर्स लेने की ऑफर्स मुस्तरद कर दी। तहम उन्होंने कहा कि कन्फेडरेशन बनाने या ना बनाने का फैसला वो बंगाल पहुंचकर अपने लोगों से मुलाकात के बाद करेंगे। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। तहम उन्हें बराह रास्त बांग्लादेश नहीं भेजा जा सकता था, वो इसलिए क्योंकि 71 से ही भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी थी। इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें लंदन भेजने का फैसला किया ताकि वो वहाँ से फिर जहाँ जाना चाहें चले जाएं। 8 जनवरी की रात PIA के खसूसी तैयारे के जरिए शेख मुजीबुर रहमान को लंदन भेज दिया गया। लंदन से वो दिल्ली आए और फिर वहाँ से बंगाल में ढाका पहुँचे। ढाका में उन्होंने रमना रेस कोर्स ग्राउंड में एक तारीखी तकरीर की। इसमें उन्होंने कन्फेडरेशन की ऑफर मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई ताल्लुक नहीं रह सकता, ये ताल्लुक हमेशा के लिए टूट चुका है। शेख मुजीब ने पाकिस्तानियों को मुखातिब करके कहा अब तुम भी अमन से रहो और हमें भी अमन से रहने दो। कन्फेडरेशन की कमज़ोर सी ऑफर और नाकामी के बाद अब जुल्फकार अली भुट्टो के सामने दूसरा बड़ा चैलेंज भारत से कैदियों की वापसी और मकबूजा इलाकों को हासिल करना था। लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया और पहले इकॉनमी दुरुस्त करने पर तवज्जो देना शुरू की। 71 की तबाहकुन जंग के बायस मुल्की मईशत बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। इसे बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। प्रेसिडेंट भुट्टो ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इस्लामिक सोशलिज्म का नाम दिया। भुट्टो अपनी तकरीरों में कहा करते थे कि इस्लामिक सोशलिज्म की टर्म इस्लाम के लिए अजनबी नहीं है, ये हमारे ईमान के खिलाफ भी नहीं है। वो इसे मुसावात मुहम्मदी का नाम दिया करते थे। उनके मुताबिक फैक्ट्रियों और प्राइवेट इदारों को सरकारी मलकियत में लेकर सबके लिए बराबर वसाइल फराहम करना इस्लामी तसव्वुरात के ऐन मुताबिक था, क्योंकि उनके ख्याल में इस्लाम भी बराबरी का दर्स ही देता है। इसी इस्लामिक सोशलिज्म के नारे के तहत उन्होंने नेशनलाइजेशन, लेबर पॉलिसी और लैंड रिफॉर्म्स का ऐलान भी कर दिया। सबसे पहले 2 जनवरी 1972 के रोज नेशनलाइजेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया। इस पॉलिसी का मकसद बड़ी इंडस्ट्रीज में 22 खानदानों और बिजनेस ग्रुप्स की मोनोपोली खत्म करना था। साबिक डिक्टेटर जनरल अयूब खान पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने सिर्फ 22 खानदानों को अमीर से अमीर तर कर दिया था, जबकि बाकी कौम गुर्बत की चक्की में पिस रही थी। इन 22 खानदानों और ग्रुप्स में दाऊद, सहगल, आदमजी, कॉलोनी, फैंसी, वलेका, जलील, बवानी, क्रिसेंट, वज़ीर अली, गंधारा, असफ़हानी, हबीब, खैबर, निशात, हाफिज़, बीको, गुल अहमद, आराग, करीम, मिलवाला और डाडा शामिल थे। ये 22 खानदान पाकिस्तान इंडस्ट्री के 66%, जबकि बैंकिंग और इंश्योरेंस के 87% हिस्से को कंट्रोल किया करते थे। सदर भुट्टो ने नेशनलाइजेशन पॉलिसी का ऐलान एक टीवी तकरीर के दौरान किया। I had made a pledge to the people of Pakistan to implement important industrial reforms in the country.
I am now beginning to redeem this pledge. भुट्टो हुकूमत ने 22 खानदानों की मोनोपोली तोड़ने के लिए 10 कैटेगरीज में 31 इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया, यानी कौमी तहवील में ले लिया, सरकार के अंडर कर लिया। इनमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, सीमेंट, बिजली, गैस, ऑयल रिफाइनरीज और दीगर हैवी इंडस्ट्रीज शामिल थीं। अयूब खान के रिश्तेदारों की मलकियत में चलने वाली गंदारा इंडस्ट्रीज़, शरीफ फैमिली की इत्तेफाक फाउंड्रीज स्टील मिल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक, HBL, इन सब को भी नेशनलाइज कर लिया गया। 43 इंश्योरेंस कंपनीज़ को एक दूसरे में जम करके स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान का एक कौमी इदारा बनाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कुल मिलाकर 31 बड़ी इंडस्ट्रीज़, 13 बैंक्स, 10 शिपिंग कंपनीज़ और 2 पेट्रोलियम कंपनीज़ को कौमी तहवील में लिया गया था। भुट्टो ने हैवी इंडस्ट्रीज को तो कौमी तहवील में ले लिया था, लेकिन टेक्सटाइल और फूड इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज नहीं किया गया। इसके अलावा गैर मुल्की कंपनीज को भी छोड़ दिया गया था। इनमें अमेरिकी ओनरशिप वाली ईसो फर्टिलाइजर्स और ब्रिटिश ओनरशिप वाली अटक पेट्रोलियम कंपनीज वाज़ेह थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमीर फैमिलीज के कम से कम 200 गैर मुल्की पासपोर्ट्स भी छीन लिए थे। इन्हें गिरफ्तारियों की धमकी देकर मजबूर किया गया था कि वो बैरून मुल्क से अपना सरमाया पाकिस्तान लेकर आएं। अब ये वाज़ेह नहीं कि इस वजह से कितना सरमाया पाकिस्तान आया, ताहम मार्च 72 में हुकूमत ने ये पासपोर्ट उन्हें वापस कर दिए। क्यूरियस फेलोज नेशनलाइजेशन के नतायज शुरू में अच्छे साबित हुए। कौमी मलकियत में लिए गए इदारों में हुकूमत ने सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट की, जिससे उनकी कारकर्दगी कुछ बेहतर हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके 2 बड़े नुकसानात हुए। पहला नुकसान तब हुआ कि इन इदारों को हुकूमत की तरफ से प्रोफेशनल लोग नहीं बल्कि रवायती सरकारी अफसरान ने यानी ब्यूरोक्रेसी ने चलाना शुरू किया। ये लोग फिट फॉर द जॉब तो नहीं थे, राइट मैन राइट जॉब के असूल पर पूरे नहीं उतरते थे। फिर चूंकि इनका ज़ाती इंटरेस्ट इन इदारों को तरक्की देने में हरगिज़ नहीं था, इसलिए फितरी तौर पर ये इन इदारों की प्रोडक्शन बढ़ाने या ज़्यादा मुनाफा बख्श इन्हें बनाने में कतई दिलचस्पी नहीं लेते थे और ना तेज़ी दिखाते थे। इस नीम ताल्लुकी और नाअहली ने नेशनलाइज किए गए इदारों को वक्त के साथ साथ बर्बाद कर दिया। इसकी बड़ी मिसाल पाकिस्तान स्टील मिल्स है, जिसे भुट्टो हुकूमत ने सोवियत रूस के ताउन से कायम किया था और ये ज़ाहिर है सरकारी तहवील में थी। कुछ देर तो ये इदारा बेहतर चलता रहा, लेकिन चंद साल बाद मुश्किलात का ऐसा शिकार हुआ कि आज ये एक सफ़ेद हाथी है। वो इस तरह के 2021 में एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टील मिल्स ने 15 बरस में टैक्स पेयर्स पर 334 अरब रुपए का बोझ डाला था, जबकि पिछले 11 बरस में यानी 2010 से 2021 तक 0 प्रॉफिट कमाया। अब ऐसी खबरें हैं कि हुकूमत ने इसे बंद करने का फैसला कर लिया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस पॉलिसी का दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ कि नेशनलाइजेशन के खतरे की वजह से बहुत से सरमायादारों ने अपने बिजनेस अरब ममालिक में, यूरोप में और अमेरिका में शिफ्ट कर लिए। नेशनलाइजेशन के बाद प्रेसिडेंट भुट्टो ने 10 फरवरी 1972 के रोज़ लेबर पॉलिसी भी जारी कर दी। इसमें कौमी मलकियत में लिए गए अदारों और बड़ी कंपनीज में मजदूरों को 4% का पार्टनर बना दिया गया। मजदूरों के लिए लेबर कोड्स, सस्ते घरों की स्कीम्स, एक बच्चे को मैट्रिक तक मुफ्त तालीम, पेंशन और इंश्योरेंस के ऐलानात भी किए गए। हुकूमत ने फैक्ट्री मालिकान को मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाने और इंश्योरेंस की सहूलत देने का हुक्म भी दिया। मालिकान ने शुरू में इन अहकामात पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी अपने मजदूरों से लड़ाइयाँ भी हुई। खास तौर पर कराची में मजदूरों और मालिकान में झड़पें एक मामूल बन गई, जिस पर फिर हुकूमत ने मुदाखलत की और अपने अहकामात पर अमल करवाते हुए मालिकान और मजदूरों में मामला तय करवाए। नेशनलाइजेशन और लेबर पॉलिसी के बाद 1 मार्च 1972 के रोज़ उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स का भी ऐलान कर दिया। इन रिफॉर्म्स का बज़ाहिर मकसद जागीरदारी निज़ाम का खात्मा था। इन इस्लाहात के तहत नहरी पानी से सैराब होने वाली ज़मीन के लिए ओनरशिप की हद, जो पहले 500 एकड़ थी, इसे कम करके 150 एकड़ कर दिया गया, जबकि बारानी यानी बारिश के पानी से सैराब होने वाली ज़मीन की हद 1000 एकड़ से कम करके 300 एकड़ कर दी गई। चंद बरस के बाद ये हद मजीद कम करके नहरी पानी वाली ज़मीन के लिए 100 एकड़ और बारिश से सैराब होने वाली बारानी ज़मीन के लिए 200 एकड़ मुकर्रर कर दी गई। अब बज़ाहिर तो ये जागीरदारी ख़त्म करने का एक इनकलाबी स्टेप था, लेकिन इसमें एक लूप होल गालबन जानबूझकर छोड़ दिया गया, एक खामी रह गई। वो ये कि लैंड रिफॉर्म्स का इतलाक बागात, तोहफे में दी गई या ख़वातीन की मलकियत वाली ज़मीनों पर होता ही नहीं था। इसका मतलब यह था कि जागीरदार अपनी मोरसी ज़मीन को बीवी बच्चों या मुलाजमीन के नाम करके अपना ख़ानदानी कंट्रोल उसी तरह बरकरार रख सकते थे। इस तरह एक फैमिली हज़ारों एकड़ ज़मीन पर भी कंट्रोल उसी तरह रख सकती थी जैसे कि पहले था। इसके अलावा शिकारगाहों, घोड़ों और मवेशियों के फॉर्म्स को भी रियायत दी गई थी। यानी जागीरदारी निज़ाम एक मामूली मेकअप के साथ जूं का तूं बरकरार रहा, बल्कि इसे बरकरार रखने की गुंजाइश बना ली गई। हाँ, इस दौरान ये एक हकीकत बहरहाल है कि सिंध और बलूचिस्तान में कई किसानों को कुछ ज़मीनें तकसीम की गईं इसी दौर में।
इकॉनमी बेहतर करने के लिए ज़ैड भुट्टो हुकूमत ने रुपए को भी डी वैल्यू किया। $1 उस वक्त 4.76 रुपए का था। मई 72 में इसकी कीमत 11 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ये कदम इसलिए उठाया गया था क्योंकि खराब इकोनॉमी की वजह से पाकिस्तान पर करेंसी की कीमत कम करने के लिए आलमी दबाव था। ये कीमत कम ना की जाती तो जाहिर है पाकिस्तान को अपने सामान की एक्सपोर्ट और कर्ज लेने में मुश्किलात हो सकती थी। डिवैल्यूएशन के अलावा ज़ैड भुट्टो ने अरब ममालिक और ईरान से बड़े पैमाने पर कर्ज भी हासिल कर लिया। सबसे ज्यादा कर्ज ईरान ने दिया जो $58 करोड़ $580 मिलियन था। इसके अलावा यूएई, लिबिया और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए करोड़ों डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दी। इन इक़दामात यानी कर्जों, रुपए की डीवैल्यूएशन और नेशनलाइजेशन के वक्ती फ़ायदों की वजह से पाकिस्तान के माशी हालात काफ़ी हद तक संभल गए। यानी भुट्टो का सो कॉल्ड इस्लामिक सोशलिज्म एक टूटे हुए पाकिस्तान को वक्ती सहारा देने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। इकॉनमी को बेहतर करने के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत मजबूत करने पर भी तवज्जो दी। उन्होंने अप्रैल 72 में एक अबूरी आइन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज करके मार्शाला हटा दिया। इस अबूरी आइन के तहत 21 अप्रैल को उन्होंने सदर पाकिस्तान का हल्फ उठाया। यानी अब वो चीफ मार्शाला एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बल्कि सिर्फ सिविलियन प्रेसिडेंट थे। इन दो बड़े और फौरी कामों के बाद प्रेसिडेंट भुट्टो के सामने अब वो असल चैलेंज था जिसे वो टालते आ रहे थे, यानी भारत में कैद पाकिस्तानी जंगी कैदियों और 71 की जंग में मकबूजा इलाकों की वापसी। माय क्यूरियस फेलोज, भारत ने 71 की जंग में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पंजाब और सिंध का तकरीबन 12,500 मुरब्बा किलोमीटर से जायद का इलाका कब्जे में ले लिया था। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी 800 मुरब्बा किलोमीटर से कुछ ज्यादा इलाका इंडिया के पास था। यानी कुल मिलाकर ये 13,000 स्क्वायर किलोमीटर से कुछ ऊपर का रकबा बनता था। इस कब्जे की वजह से बॉर्डर एरियाज में रहने वाले 10 लाख से जायद पाकिस्तानी मुख्तलिफ इलाकों में महाजर बन चुके थे। फिर 93,000 पाकिस्तानी जंगी कैदी भी इंडिया से रिहाई के इंतजार में थे। इन कैदियों में कम से कम 16,000 लोग तो सिविलियंस थे और बाकी सिक्योरिटी एहलकार थे। अप्रैल 1972 में कुछ भारतीय कैदियों के बदले में चंद जख्मी और बीमार पाकिस्तानी कैदियों को भारत से रिहाई मिल भी गई थी, लेकिन ये गिनती के चंद लोग थे। ज्यादातर लोग अभी तक कैद में थे। इन कैदियों की बड़ी तादाद भारतीय जेलों में ही बंद थी, ताहम कुछ कैदी बांग्लादेश में भी थे। दिल्ली और ढाका की हुकूमतें इन पर जंगी जराइम के मुकदमात चलाने की धमकियां दे रही थीं। इन हुकूमतों ने पहले 1500 पाकिस्तानी 1,500 पाकिस्तानी फौजियों को इन मुकदमात के लिए नामजद किया। बाद में इनकी तादाद को कम करके 195 कर दिया गया। जिन कैदियों पर मुकदमात चलाने की बात की जा रही थी इनमें पाकिस्तानी ईस्टर्न कमांड के कमांडर जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी भी शामिल थे। मुकदमात की धमकियों के अलावा एक और मसला भी था। भारत जंगी कैदियों और अपने जेर कंट्रोल पाकिस्तानी इलाके को बार्गेनिंग टूल बनाकर कश्मीर का मसला भी मुस्तकिल अपने हक में हल करवाना चाहता था। हमारी साथियों, इस 65 वॉर की सीरीज में आप देख चुके हैं कि कश्मीर का मसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत और सियासत का एक बुनियादी पहलू था। वो कश्मीर की खातिर 1000 साल तक लड़ने के नारे भी लगा चुके थे। वो सियासी तौर पर ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि भारत जाकर डायलॉग टेबल पर कश्मीर हार जाए या इस तरह का तासुर उभरे। उन्होंने भारत में पीएम इंदिरा गांधी से मुलाकात से पहले अपने कार्ड्स अच्छी तरह तैयार किए। प्रेसिडेंट भुट्टो के पास सबसे बड़ा कार्ड ये था कि मुल्क टूटने के बाद भी लाखों बंगाली शहरी अभी पाकिस्तान में मौजूद थे। ये वो बंगाली थे जो 71 की जंग से पहले मुलाजमतों या कारोबार के लिए वेस्ट पाकिस्तान में आए हुए थे। इनमें तकरीबन 35,000 साबिक फौजी थे और 20,000 साबिक सरकारी मुलाजमीन भी थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन बंगालियों को अभी तक पाकिस्तान छोड़ने की इजाज़त नहीं दी थी। यानी 93,000 जंगी कैदियों के बदले कई लाख बंगाली शहरी अभी पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में थे, इन्हें रोक लिया गया था। दूसरा कार्ड जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये था कि पाकिस्तान अपने आलमी इत्तेहादियों के साथ तब तक बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क तस्लीम होने से रोके रखेगा जब तक भारत से कैदियों और ज़मीन का मामला हल नहीं हो जाता। इस तरह बांग्लादेश अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन भी नहीं बन सकता था। हाँ, अलबत्ता एक वाक़या छोटा सा इस दौरान हुआ कि फरवरी 1972 में बरतानिया ने बांग्लादेश को इस मुआहदे से पहले ही तस्लीम कर लिया, जिसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने यह किया कि वो बतौर एहतजाज ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग हो गया। लेकिन बरतानिया के बरक्स पाकिस्तान के दबाव पर चीन, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब समेत कई ममालिक ने बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के कहने पर चीन ने यूएनओ में बांग्लादेश की मेंबरशिप की दरखास्तों को भी वीटो करना जारी रखा। इस तरह इंदिरा गांधी और शेख मुजीब पर यह दबाव आ गया कि वो बांग्लादेश की आज़ाद कानूनी हैसियत मनवाने के लिए पाकिस्तान से कोई डील पहले कर लें।
जून 72 में जुल्फकार अली भुट्टो भारतीय शहर शिमला पहुंचे। उनके वफ्द में उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो समेत 92 लोग थे। ज़ैड भुट्टो ने वफ्द के हर रुकन को वाज़ेह हदायत दी थी कि कैसे डीलिंग करना है। बेनज़ीर को उन्होंने समझाया था कि तुमने ना तो मुस्कुराना है और ना ही परेशान नजर आना है, बस नॉर्मल दिखाई देना है। ये इसलिए था क्योंकि मुस्कुराहट से लोग समझेंगे कि पाकिस्तानी फौजी कैद में हैं और बेनजीर भुट्टो मुस्कुरा रही हैं, लेकिन अगर तुम परेशान नजर आओगी तो लोग इसे कमजोरी समझेंगे। कोई ये ना कह सके कि तुम्हारे चेहरे से लगता है कि पाकिस्तानी हिम्मत हार चुके हैं। कहते हैं भुट्टो ने ऐसा माहौल बना दिया था जैसे ये कोई थिएटर का ड्रामा हो रहा है। हर शख्स के एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स तक पहले से तयशुदा थे, इस तरह लग रहा था। मुज़ाकरात के लिए भारत की तरफ से एजेंडा ये था कि पाकिस्तान को 3 बातों पर मजबूर किया जाएगा। एक ये कि वो भारतीय कब्जे वाले कश्मीर को इंडिया का मुस्तकिल हिस्सा सरकारी तौर पर तस्लीम कर ले। दूसरा ये कि पाकिस्तान अपने फौजी कैदियों पर जंगी जराइम के मुकदमात चलाने पर रजामंद हो जाए। तीसरा ये कि वो बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क तस्लीम करे और इसके यूएनओ का मेंबर बनने की राह में कोई रुकावट पैदा ना करे। पाकिस्तान का एजेंडा ये था कि भारत का एक भी मुतालबा माने बगैर अपने इलाके और अपने कैदी वापस लिए जाएं। इसी एजेंडे के मुताबिक 28 जून से 2 जुलाई तक तकरीबन 5 रोज दोनों मुल्कों में बड़े गर्मा गर्म मुज़ाकरात हुए। इंडियन मुज़ाकराती टीम के एक अहलकार एन बख्शी के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने मुज़ाकरात से पहले ये तय किया था कि भुट्टो को काबिल एतमाद नहीं समझा जाएगा। जुबानी तौर पर इंडियन अहलकार आपस में ये तक कहते थे कि भुट्टो की तो माँ भी उन पर एतमाद नहीं करती, हम कैसे करें। लेकिन हुआ ये कि जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो बड़े गैर महसूस अंदाज में प्रेसिडेंट भुट्टो का पलड़ा भारी होने लगा। एन बख्शी कहते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो जो पहले भारत से 1000 साल की जंग की बातें किया करते थे, अब वो बहुत मीठे बन चुके थे। वो दूध और शहद की नहरें बहाने और अमन और खुशहाली की बातें कर रहे थे, और ये सब बातें हमारे कानों के लिए मौसीकी थीं, यानी हमें इन पर यकीन आने लगा था। एन बख्शी के मुताबिक मुज़ाकरात में ऐसा माहौल भी बन गया था कि इंडियन हुकूमत 71 की जंग में अपनी जीत पर माजरत ख्वाहाना अपोलोजेटिक रवैया अख्तियार करने लगी थी। वो कहते हैं कि मुआहदा करने की ख्वाहिश में पाकिस्तान के सामने झुके चले जा रहे थे। अब साथियों, जो भी सूरत हाल थी, लेकिन मुज़ाकरात में उतार चढ़ाव तो आ रहे थे। 1 जुलाई को एक बहुत बड़ा डेडलॉक भी पैदा हो गया, जिसकी वजह से मुज़ाकरात एक दिन आगे बढ़ाना पड़े। बेनजीर भुट्टो लिखती हैं कि 2 जुलाई को जुल्फकार अली भुट्टो ने उनसे कहा कि अपना सामान पैक करो, हम कल वापस जा रहे हैं। भुट्टो ने कहा कि मैं भारत की तरफ से मुसल्लत करदा किसी मुआहदे के बगैर वापस जाऊंगा। भारतीय सोचते हैं कि मैं बगैर मुआहदे के घर वापसी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उनकी डिमांड्स मान लूंगा। लेकिन अपने मुल्क को बेचने वाला कोई मुआहदा करने से बेहतर है कि मैं मायूस होकर पाकिस्तान लौट जाऊं। ऐसी ही कुछ बातें उन्होंने मीडिया से भी की। It would be a contradiction in terms to, on the one hand, seek a durable peace and yet try to impose the terms of that peace. ये कहने के बावजूद उसी रोज 4:30 बजे वो इंदिरा गांधी से दोबारा मिले। उन्होंने नोट किया कि मिसेस गांधी भी मुआहदा ना होने पर सख्त परेशान थी। वो अपने पास रखी चाय का लुत्फ उठाने के बजाय अपने हैंड बैग को नर्वस अंदाज में उलट पलट रही थी। प्रेसिडेंट भुट्टो ताड़ गए कि इंदिरा गांधी इस वक्त कमजोर लम्हे में है, उन्हें मुआहदे पर कायल करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। चुनांचे उन्होंने अपना पूरा जोर बयान सर्फ करके आधे घंटे की एक तकरीर की। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि हम दोनों जमहूरी लीडर्स हैं। ये खित्ता जो कि पार्टीशन के बाद अभी तक पुरम नहीं हो सका, हम इसे अमन की तरफ ले जा सकते हैं। अगर हम नाकाम हो गए तो पुराने जख्म और गहरे हो जाएंगे। हिस्ट्री में फौजी फतूहात होती रहती हैं, लेकिन असल में तो स्टेट्समैनशिप यानी समझदारी से मामला तय करने का लीडर है जो तारीख में हमेशा जिंदा रहता है और उन्हीं लीडर्स का नाम रहता है। इसका तकाजा है कि मुस्तकबिल पर नज़र रखते हुए ऐसी रायतें, ऐसी कंसेशंस हमें दी जाएं जिसका फल आने वाली नस्लें फिर खाएं। अगर अमन का इनाम हासिल करना है तो ये जीतने वाले यानी भारत की जिम्मेदारी है कि वो मामलात में लचक दिखाए। इन बातों से इंदिरा गांधी का दिल मोम हो गया। उसी रोज मुआहदा तय पा गया। 3 जुलाई को ज़ैड भुट्टो पाकिस्तान लौट आए। शिमला मुआहदे में तय पाया था कि पाकिस्तान और भारत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे, अपने इख्तलाफात को 2 तरफ़ा मुज़ाकरात और ऐसे पुरअमन तरीक़ों से हल करेंगे जिन पर दोनों ममालिक का इत्तफ़ाक़ होगा। अगर कोई मामला हल होने में ताख़ीर हो रही हो, देर हो रही हो, तो इस दौरान कोई भी मुल्क उस सूरत हाल को अपने हक में बदलने की कोशिश भी नहीं करेगा। दोनों मुल्कों की फ़ौजें 30 दिन के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर वापस चली जाएंगी। ताहम कश्मीर में सीज़ फायर लाइन पर ये फ़ौजें 17 दिसंबर 1971 की पोजीशन पर ही रहेंगी। इसका मतलब ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलाका भारतीय कब्जे में था वो वापस नहीं किया जाएगा। कश्मीर के बॉर्डर पर सीज़ फायर लाइन LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाएगी। दोनों ममालिक LOC का एहतराम करेंगे और यहाँ ताकत इस्तेमाल नहीं की जाएगी।
इसके अलावा जंगी कैदियों की वतन वापसी के लिए बातचीत जारी रहेगी। दोस्तों, शिमला मुआहदा जुल्फकार अली भुट्टो की सबसे अहम सिफारती कामयाबियों में से एक समझा जाता है। ये तारीख के उन चंद वाकयात में से है जब हारने और जीतने वाले मुल्कों के दरमियान बराबरी का मुआहदा हुआ था, वरना ज्यादातर जीतने वाला हारने वाले को डिक्टेट ही करता आया है। दरअसल इस मुआहदे में पाकिस्तान ने भारत की एक भी डिमांड नहीं मानी थी। न कश्मीर का मसला भारत की मर्जी से हल हुआ, न पाकिस्तानी फौजियों पर जंगी जराइम के मुकदमात चले और न ही बांग्लादेश को तस्लीम किया गया। इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा इलाका था उसके कब्जे में था, उसे वापस कर दिया। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का कुछ इलाका वापस नहीं किया गया, जो कि अब लद्दाख में शामिल हो चुका है और आप नक्शे में देख भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान को कोई इलाका नहीं मिला। 71 की वॉर में पाक फौज ने कश्मीर के इलाके छम को इंडियन कब्जे से आज़ाद करवा लिया था। ये तकरीबन 127 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका शिमला मुआहदे के तहत ही पाकिस्तान के कंट्रोल में आया था। ये आज आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है। जुल्फकार अली भुट्टो इस कामयाबी पर कहा करते थे कि अरबों को 5 साल से फ़लस्तीन के अरब इलाके वापस नहीं मिल सके, जबकि मैंने अपनी ज़मीन, जो कि इससे बहुत ज़्यादा थी, 5 माह से भी कम अरसे में वापस ले ली है। दरअसल साथियों, शिमला मुआहदे के वक्त अरब इसराइल 67 की वॉर को 5 बरस गुजर चुके थे। इस जंग में इसराइल ने गजा और मगरबी किनारे समेत बहुत से अरब इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ये कहानी भी आप जानते हैं, हम आपको अरब इसराइल वॉर सीरीज में दिखा चुके हैं। तो ज़ैड भुट्टो भी इसी तनाजुर में बात कर रहे थे। भुट्टो ने बेनज़ीर को यह भी बताया था कि इंदिरा गांधी ने उन्हें ज़मीन या जंगी कैदियों में से एक वापस करने की पेशकश की थी, जिस पर उन्होंने ज़मीन वापस लेने का फैसला कर लिया था। इसकी वजह उनके नज़दीक ये थी कि कैदियों का मसला आलमी और इंसानी है, फिर हज़ारों कैदियों को ज़्यादा देर तक कैद रखना भारतीय इकॉनमी पर एक बोझ भी है। दरअसल साथियों, भुट्टो समझ गए थे कि अगर ज़मीन आज वापस ना ली तो इस पर दोबारा कभी मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे, जबकि कैदियों को भारत लामुतनाही वक्त के लिए, हमेशा के लिए तो कैद नहीं रख सकता। तो भुट्टो के अल्फाज में ज़मीन कोई भी मुल्क अपने अंदर जम कर सकता है, कैदियों को नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने फौरी तौर पर 13,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब पाकिस्तान की ज़मीन वापस ले ली और कैदियों का मामला अगली मीटिंग पर छोड़ दिया। पाकिस्तान के बरक्स भारत में शिमला एग्रीमेंट इंदिरा गांधी की नाकामी की सूरत में देखा गया, क्योंकि वो जंग जीतने के बावजूद कश्मीर के मसले को अपने हक में हल नहीं कर पा रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने इन सब एतराज़ात के बावजूद शिमला मुआहदे को भरपूर तरीके से डिफेंड किया। उन्होंने कहा, अगर यूरोपियन ममालिक हारे हुए जर्मनी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वैसा ही नरम सलूक करते जैसा इंडिया ने पाकिस्तान के साथ शिमला मुआहदे में किया है, तो ना हिटलर पैदा होता और ना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती। यानी इंदिरा गांधी के मुताबिक ये इकदाम पाकिस्तान और भारत में नफरत के जहर को फैलने से रोकने के लिए उठाया गया था। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने गालबन कश्मीर पर इंदिरा गांधी से कुछ खुफिया, कुछ जुबानी कमिटमेंट्स भी की थी जो लिखी नहीं गई थी। वो चाहते थे कि LOC को तिजारत और सफ़र वगैरह के लिए खोल दिया जाए। चंद बरस तक ऐसा होता रहेगा और इस दौरान ज़ैड भुट्टो पाकिस्तानी अवाम को ज़हनी तौर पर कश्मीर की तकसीम कबूल करने पर तैयार कर लेंगे। फिर LOC को बाकायदा बॉर्डर करार दे दिया जाएगा। इस तरह पाकिस्तानी अवाम हंगामा आराई नहीं करेंगे और भुट्टो हुकूमत को भी कोई खतरा नहीं होगा। शायद ये भी एक वजह थी कि इंदिरा गांधी ने शिमला मुआहदे में कश्मीर पर कोई दो टोक बात लिखवाने की जिद नहीं की। बहरहाल, अगर कोई खुफिया इस तरह की कमिटमेंट थी भी, जैसे कुछ लोग कहते हैं, तो वो पूरी नहीं हुई। इसी वजह से कश्मीर आज भी दोनों ममालिक के दरमियान मुतनाज़ा एक डिस्प्यूटेड लैंड है। क्यूरियस फेलोज, शिमला मुआहदे के बाद पाकिस्तानी जंगी कैदियों की वापसी के लिए भी भारत पर आलमी दबाव बढ़ने लगा। मुआहदे के अगले माह अगस्त में चीन ने बांग्लादेश को UNO का रुकन बनाने की भारतीय कोशिश को वीटो कर दिया, जिसके बाद आखिर भारत को शिमला की तरह कैदियों के मामले में भी पाकिस्तान का मुतालबा मानना पड़ा। 28 अगस्त 1973 के रोज़ दिल्ली में कैदियों पर पाक भारत मुआहदा हो गया। अगले माह 28 सितंबर को 842 कैदी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। ये ज़्यादातर सिविलियंस थे, जिनमें औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल थी। कैदियों की वापसी का अमल अगले कई माह तक जारी रहा। 30 अप्रैल 1974 के रोज़ 734 कैदियों का आखिरी ग्रुप पाकिस्तान पहुंच गया। इस ग्रुप में ईस्ट पाकिस्तान के फौजी कमांडर जनरल AK खान नियाजी भी शामिल थे। 71 की जंग में जहां पाकिस्तानी कैदी भारत में थे, तो 617 भारतीय फौजी भी पाकिस्तान में कैद थे। जुल्फकार अली भुट्टो ने 1972 के आखिर में ये तमाम कैदी रिहा कर दिए। ताहम इंडिया का दावा है कि इसके 54 सोल्जर्स अब तक पाकिस्तान में मिसिंग हैं, वहां कैद हैं और वापस नहीं आए, जबकि पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ है कि इसके पास इंडिया का एक भी जंगी कैदी मौजूद नहीं है।
याद रहे कि इसी तरह का एक पाकिस्तानी क्लेम भी इंडिया पर है कि उसके 38 फौजी जो 71 और 65 की जंग में मिसिंग थे वो भारत में कहीं मौजूद हैं, और भारत का इस पर भी यही मौक़िफ़ है कि हमारे पास पाकिस्तान का कोई कैदी इन 2 जंगों से मुतल्लिक नहीं है। इंडिया से साथियों जंगी कैदियों की वापसी के बाद पाकिस्तान से भी बंगाली शहरियों की ढाका मुंतकली शुरू हो गई। तमाम बहुत से बंगाली खानदान पाकिस्तान नहीं छोड़ सके, जिनकी बड़ी तादाद आज भी पाकिस्तान में मौजूद है और इन्हें पाकिस्तानी शहरियत भी नहीं मिल सकी। इसी तरह बांग्लादेश में भी तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी शहरी मौजूद रहे जिन्हें बिहारी कहा जाता था, वो भी आज तक वापस नहीं लौट सके। इन्हें बांग्लादेश ने कभी अपना शहरी भी तस्लीम नहीं किया। हाँ, 2008 में इन मुहाजिरीन के बच्चों को ढाका हाई कोर्ट ने बंगाली सिटीजनशिप देने का फैसला सुनाया था। साथियों 71 के अजीम सानहे के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसी तरह पाकिस्तान को संभाल लिया था। इकॉनमी, कैदी और मकबूजा इलाकों का मसला हल कर लिया था। 22 फरवरी 1974 के रोज़ उन्होंने बांग्लादेश को तस्लीम करने का ऐलान भी कर दिया था। पाकिस्तान अब एबनॉर्मल हालात से नॉर्मल हालात की तरफ चल पड़ा था। उस वक्त ज़रूरी था कि आज़ादी के बाद से अब तक एक बहुत बड़ी नाकामी का दाग भी धोया जाए, यानी पाकिस्तान का आइन बनाया जाए। पाकिस्तान का मुतफ़िक़ा आइन बनाने के लिए प्रेसिडेंट भुट्टो को बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ये कॉम्प्रोमाइज़ क्या थे? बलूचिस्तान के फौजी ऑपरेशन के पीछे वाक़या क्या था, कहानी क्या थी, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान की इस मिनी सीरीज़ की अगली किस्त। दोस्तों, शिमला मुआहदे के मुतल्लिक आपने जाना। अगर आप जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस मुआहदे के खिलाफ जाकर कश्मीर का स्टेटस कैसे बदला, तो आप इस लिंक पर टच कर सकते हैं। यहाँ देखिए बादशाह खान की बायोग्राफी, जबकि इस लिंक पर आप जान सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर कब्जा कैसे किया।